Hello students, so we are doing chapter 5, that is laws of motion, and today we will study next topic, that is law of conservation of linear momentum. आप सबने इसको 9th क्लास में पढ़ा होगा. इसकी पहले डेफिनेशन की बात करते हैं फिर आगे बताते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, then total linear momentum remains conserved और कांस्टेंट. अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. सपोज ये दो मार्कर हैं, ये ऐसे पढ़े. अगर ये पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा मतलब कि जो इसका पहले मोमेंटम था जब हम ऑब्जर्वेशन ले रहे थे और जो बाद में मोमेंटम था, फोर्स ही नहीं लगी तो मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा पहले भी और बाद में भी. तो टोटल मोमेंटम क्या रहता है? इसका कांस्टेंट रहता है. क्लियर? तो आइए देखते हैं. अब इसको हम सेकेंड लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं, थर्ड लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं. तो पहले सेकेंड लॉ से देखते हैं. फ्रॉम सेकेंड लॉ, पहले सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ, जो ये सेकेंड लॉ बोल रहा हूं उससे देखते हैं. सपोज मेरे पास n पार्टिकल्स हैं या n बॉडीज हैं या n ऑब्जेक्ट्स हैं, n नंबर 1 2 3 4 5 n तक. ठीक है. सो मास ऑफ n पार्टिकल्स, लेट्स से m1 m2 अप टू mn, m1 m2 m3 m4 n पार्टिकल्स हैं. उनका मास पहले पार्टिकल का m1 है, दूसरे का m2 है. ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ n पार्टिकल्स, इसकी वेलोसिटी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की v2 है, तीसरे की v3 है, अप टू vn. क्लियर है इतनी बात? अब मोमेंटम क्या होता है? हमने पढ़ा था मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. यही पढ़ा हमने मोमेंटम. क्लियर? तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? p इंटू m1 v1. दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? p2 इंटू m2 v2. ऐसे ही लास्ट पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? mn vn. सब पार्टिकल्स का मोमेंटम इतना होगा. तो टोटल मोमेंटम की बात करें अगर हम, टोटल मोमेंटम p दैट इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn. यही होगा टोटल मोमेंटम. सारे मोमेंटम को ऐड कर देंगे. क्लियर? वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, वेक्टर डायरेक्शन उसकी देख के ऐड कर देंगे सारा, तो ये टोटल मोमेंटम आ जाएगा. अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, जीरो है, या अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो सारे डायरेक्शन में ऐसे लग रही है कि उसका जो सम करेंगे वो जीरो होगा. क्लियर? आइए देखते हैं. अब सेकेंड लॉ से क्या हमारे को मिला? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही मिला. ठीक. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज. इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं, बट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स. अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब टोटल फोर्स, ये जो फोर्स है अभी एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, अगर टोटल फोर्स ये क्या है? जीरो है. अगर टोटल फोर्स जीरो है तो क्या होगा? ये जो dp बाय dt है ये क्या हो जाएगा? जीरो. अब किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, dp बाय dt जीरो है. किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है, मैं यहां करता हूं, यहां करते हैं, चलो. dp बाय dt मेरे पास क्या है? जीरो है. मतलब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, जीरो है. दैट मींस dp बाय dt जीरो का मतलब क्या होता है? p इज कांस्टेंट. कोई भी क्वांटिटी अगर dx बाय dt है सपोज, या यहां अगर जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था, कुछ dA बाय dx है,
अगर ये 0 है मतलब ए जो है ये इसके साथ चेंज ही नहीं हो रहा, डिफरेंशिएशन नहीं है ना, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो ये क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ, दैट मींस ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स 0 है दैट मींस dp by dt 0, dp by dt 0 मींस p क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। सो dp by dt 0 ने क्या बोला, p कांस्टेंट, p क्या है टोटल, दैट मींस सम ऑफ ऑल द मोमेंटम दैट रिमेन्स कांस्टेंट, जो टोटल मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये स्टेटमेंट और ये इसका प्रूफ सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ यही बोलता है ना, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है इतनी बात। सेकंड लॉ से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया। आइए हम थर्ड लॉ से भी देखते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ से था, थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन, ये पढ़ा था थर्ड लॉ में। फ्रॉम थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। सपोज मेरे पास यहां ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो बॉल्स हैं, क्लियर। इसका सपोज मेरे पास इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। क्लियर इतनी बात। ये अभी टकराए नहीं है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन अभी ये टकराए नहीं, तो इसका मास कितना है m1 m2। अगर u1 u2 से ज्यादा हुआ, ठीक है, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर ज्यादा हुआ तो ये इससे टकरा जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई तो कुछ देर बाद क्या करेगा, ये टकरा जाएगा। जब ये टकराएगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये दोनों कोलाइड करे, ठीक है, कोलिजन बोलते हैं, टकरा गए। सेम इसका मास m1 है, इसका m2 है, क्लियर। और टकराने के बाद ये फिर से सपोज अलग अलग हो गए, टकराए, ये इससे टकराया और दूर हो गया, दो बॉल्स आई, टकराई और अलग हो गई, ठीक। मास तो सेम ही है, मास में कोई फर्क नहीं आया। सपोज ये टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, m2 मास वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई v2, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मेरे पास v1, क्लियर। इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2। ये बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन, टकराने से पहले, टकराने के दौरान और टकराने के बाद, क्लियर। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2, इनिशियली इसकी वेलोसिटी, क्लियर। अब जब ये टकराई तो इसने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसने वापस इस पे फोर्स लगाया हुआ टकराने पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और हमें थर्ड लॉ से पता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्लियर है। थर्ड लॉ यही बोलता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। अगर मैं इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, F21 डेल्टा टी, टाइम तो सेम ही रहेगा, टाइम में तो 1 2 कुछ है नहीं, क्लियर। ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या चीज है, F डेल्टा टी, क्या पढ़ा था हमने, इम्पल्स ऑन सेकेंड बॉल है। दिस इज इम्पल्स ऑन 2 इक्वल टू इम्पल्स ऑन 1, इम्पल्स ऑन 2 इक्वल टू इम्पल्स ऑन 1। और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, और यहां टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1। अब ये 1 2 जो मैंने लिखा है बेटा, इसकी जगह ए बी भी हो सकता है बुक्स में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बस दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉल्स लेनी है। तो इम्पल्स किसके इक्वल आया था, चेंज इन मोमेंटम के, 2 के और 1 के। तो यहां से हम बात कर लेते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2। सेकेंड ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस
इनिशियल मोमेंटम, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम सेकंड वाली बॉल का क्या है, फाइनल मोमेंटम, फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा m2 v2, मोमेंटम तो mv होता है ना, तो फाइनल m2 v2 माइनस इनिशियली क्या इसकी वेलोसिटी थी u2 थी, तो इनिशियली क्या मोमेंटम था, मास तो सेम था, सॉरी वेलोसिटी कितनी थी u2, तो इनिशियली मेरे पास ये था, क्लियर। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू। सिमिलरली फॉर वन, फर्स्ट बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा m1 v1 माइनस m1 u1, फाइनल मोमेंटम ऑफ वन माइनस इनिशियल मोमेंटम वन। अब ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, यहाँ ये इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखना है, इक्वल टू इसकी वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखेंगे m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1। इसको इधर ले आओ, m2 v2 प्लस वन सेकेंड m2 v2 m1 v1, तो इसको हम करेंगे m1 दिस, वन सेकेंड, m1 v1 माइनस m1 u1, ओके। तो v1 v2 वालों को एक साइड रखेंगे, वन सेकेंड आई विल चेक, इसमें कुछ मैंने शायद मिस्टेक करी है, यस कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक माइनस साइन है यहाँ पर, ये माइनस साइन यहाँ इंटैक्ट रहेगा ना, ये माइनस साइन, वो माइनस साइन मिल गया, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, क्लियर। अब एक पार्ट, फर्स्ट पार्टिकल को एक साथ ले आओ, m1 u1, सपोज यहाँ u2 m2 v2 प्लस m1 v1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, तो ये क्या है, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और ये बिफोर कोलिजन, या इसको इधर भी लिख सकते हैं आफ्टर कोलिजन इक्वल टू बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम देखो कांस्टेंट रह रहा है, मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल करा, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, दोनों को मोमेंटम लिखा और दोनों को यहाँ इक्वेशन इधर ले आया और इसको इक्वेशन इधर लिख दी। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जितना कोलिजन से पहले मोमेंटम है उतना ही कोलिजन के बाद मोमेंटम है। ये क्या हुआ, मोमेंटम कंजर्व रह रहा है ना, जितना पहले था उतना ही बाद में रह रहा है। कब, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, जो कोई भी जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती सिस्टम पे बाहर से, मतलब ये दोनों एक सिस्टम है, इस पे बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स, दैट आर इंटरनल फोर्सेज, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इस सिस्टम पे जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो टोटल मोमेंटम क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, क्लियर। सो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम थर्ड लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है थर्ड लॉ से, मतलब कोलिजन के दौरान जब दो बॉल्स टकराई, कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। कोलिजन के दौरान जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, बहुत इजी डेली लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे एप्लीकेशंस की। आपने कभी देखा होगा टीवी में या किसी ने एनसीसी की प्रैक्टिस की होगी तो देखा होगा, जब हम गन को शूट करते हैं, बुलेट शूट करते हैं, गन को लगाते हैं, तो गन को जनरली शोल्डर पे लगाते हैं। गन राइफल जो होती है उसको हम राइफल की बैक साइड शोल्डर पे अच्छे से टिकाते हैं, उसके बाद ही ट्रिगर प्रेस करते हैं जब बुलेट निकलती है। ऐसा क्यों, यही एप्लीकेशन है। क्यों, जब हम बोलते हैं कि शोल्डर पे अच्छे से लगाओ, जब हम राइफल को ट्रिगर करते हैं, जब बुलेट उसमें से निकलता है तो गन भी पीछे की तरफ आती है, रिकॉइल करती है, तो अपना शोल्डर बचाने के लिए बोलते हैं कि अच्छे से इस पे पहले फ्रेम करो गन को। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज रिकॉइल ऑफ गन। फर्स्ट एप्लीकेशन इज रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन क्या है, बहुत सिंपल। सपोज मेरे पास ये सपोज गन है, ठीक है, और ये है
बुलेट है। क्लियर, ये गन है यहाँ पर और ये बुलेट। तो इसमें क्या है, सपोज इनिशियली गन के अंदर ही है बुलेट, इनिशियली तो बुलेट कहाँ है, गन के अंदर ही है ना। तो सपोज गन का मास है m, बुलेट का मास है स्मॉल m, ऑब्वियसली कम होगा गन के मास से, हमारे को पता है कि m इज ग्रेटर देन m। क्लियर, फायर करने से पहले तो ये रेस्ट पे है, ऐसे ही रखा है, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सिस्टम ऐसे का ऐसे रेस्ट पे। जब ट्रिगर दबाई हमने तो गन यहां से बुलेट गन से बाहर निकली। सपोज बुलेट की वेलोसिटी थी स्मॉल v, ठीक, जब बुलेट बाहर निकलती है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, गन पीछे की तरफ बैक आती है, पीछे की तरफ बैक आई। सपोज इसकी वेलोसिटी थी कैपिटल V, ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन v ऑफ बुलेट इज स्मॉल v, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी गन की कैपिटल V, बुलेट की स्मॉल v, m। क्लियर है इतनी चीज। अब हमने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी ना, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगी, हमें ट्रिगर दबाया और ये गई, ये पूरा एक सिस्टम है गन और बुलेट का, इस पे बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, मतलब मोमेंटम इसमें कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इनिशियली कितना मोमेंटम था, इनिशियली मास कितना था बुलेट का m, बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल 0, इनिशियली तो रेस्ट पे थी, प्लस सॉरी गन की, बुलेट की मास इतना था और बुलेट भी पहले गन में ही थी इनिशियली, तो बुलेट की वेलोसिटी भी 0। जब ट्रिगर हुआ, फायर हुआ इस गन में से, तो गन का मास m, गन की वेलोसिटी सपोज v वेलोसिटी से वापस आई, ठीक है, और बुलेट का मास m और बुलेट की वेलोसिटी v। क्लियर, बुलेट का मास m और बुलेट की वेलोसिटी कितनी आ गई v। ये इस पे वेक्टर, क्योंकि हमने मोमेंटम में भी वेक्टर लिखा था इसलिए इस पे हम वेक्टर लिखेंगे। टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इतनी बात क्लियर है। फाइन, इनिशियली गन और बुलेट वहीं पर थी, मैंने ट्रिगर दबाया, बुलेट आगे गई और गन पीछे की तरफ रिकॉइल हुई, तो कितनी वेलोसिटी से ये रिकॉइल होती है वो निकालना है। अब ये तो कितना आ गया 0 इक्वल टू mv प्लस स्मॉल m स्मॉल v, तो यहां से कैपिटल V की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी -m स्मॉल v बाय m। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। दिस इज वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन किस प्रिंसिपल पे बेस है, किस लॉ पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो आप कैसे फाइंड आउट करनी है, इनिशियल फॉर्म में फाइनल मोमेंटम इक्वल कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मोमेंटम कंजर्व बनाना, बुलेट आगे गई गन पीछे गई, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है ना, डायरेक्शन में एक आगे की तरफ वेक्टर, एक पीछे की तरफ, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट। अब इसका मास स्मॉल था, हमें पता है बुलेट का मास स्मॉल था और गन का लार्ज था। क्लियर, बुलेट का मास स्मॉल था इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्मॉल वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी, बट मास बहुत ज्यादा है गन का, इसलिए गन की वेलोसिटी कम होती है, थोड़ी सी ही रिकॉइल करती है। जो कैपिटल V है, स्मॉल v तो बहुत ज्यादा होती है ना, बुलेट तो बहुत तेज जाती है, उतनी तेज गन वापस नहीं आती। क्यों, क्योंकि गन का मास क्या है, ज्यादा है, तो थोड़ी सी पीछे आती है, बट जर्क ना लगे शोल्डर पे, इसलिए बोलते हैं अच्छे से शोल्डर पे टिका के राइफल को ही फायर करना है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस है। क्लियर। अब और भी बहुत सारी डेली लाइफ की एप्लीकेशन है, जर्नल मेन जो एप्लीकेशन एग्जाम में पूछी जाती है ये पूछी जाती है, और एप्लीकेशन जेट्स एंड रॉकेट्स, जेट और रॉकेट हैं जो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस होते हैं। कैसे, सपोज जब रॉकेट लॉन्च होता है तो आपने देखा होगा इसमें से गैसेस निकलती है नीचे,
ठीक है ना। इसरो में जब कभी कुछ लॉन्च होता है दिखाते हैं, इसमें से नीचे से गैसेस निकलती हैं, इसमें से जो नीचे से गैस निकलती है इस डायरेक्शन में नीचे, वो उतना ही मोमेंटम देती है, उतना ही फोर्स देती है उसको अपोजिट डायरेक्शन में, और ये रॉकेट ऊपर जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बेस है। क्लियर। अब मैन जंप फ्रॉम बोट, जब हम सी शोर पे खड़े हैं, ठीक है, सपोज बोटिंग करके वापस आ रहे हैं, हम किनारे पे खड़े हैं और हम बोट से उतरते हैं, तो आपने जनरली देखा होगा जैसे हम उतरते हैं बोट पीछे जाती है, देखा होगा ना। क्यों? जैसे ही हमने स्टेप लिया, एक बोट पे एक पैर रखा और हम बाहर की तरफ उतरे बोट से, तो मैंने मोमेंटम क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया। अब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रही, मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। मैं फॉरवर्ड गया तो बोट क्या जानी चाहिए बैकवर्ड। बोट और मैन का जो टोटल सिस्टम है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रही, तो जब मैन फॉरवर्ड जंप किया तो बोट कहां जाएगी, बैकवर्ड मूव करेगी, और मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये भी पूछते हैं एग्जाम में, व्हेन मैन जंप्स आउट ऑफ द बोट टू द शोर द बोट स्लाइटली मूव्स अवे फ्रॉम द शोर, व्हाई। ठीक है। और भी बहुत सारे केस हैं इसका। एक एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, बेसिकली कुछ बॉम्ब है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, कुछ केमिकल्स डाले होते हैं बॉम्ब बनाने के लिए, केमिकल एनर्जी होती है, हमें नहीं पता कौन सी एनर्जी है, बट इंटरनल फोर्सेस होती है, मतलब उसके अंदर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फोर्स से बाइंड होता है इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है बॉम्ब में। ठीक, जब वो एक्सप्लोड करता है, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगी, एक्सप्लोड करता है, सपोज 5 टुकड़ों में एक्सप्लोड किया, तो वो 5 जो पार्ट्स हैं वो ऐसे मूव करते हैं ऐसी डायरेक्शन में कि सपोज इसका मोमेंटम m1 v1 था, इसका m2 v2, m3 v3, m4 v4, m5 v5, ठीक है, 5 का मोमेंटम, वो ऐसे एक्सप्लोड करके ऐसी डायरेक्शन में जाते हैं उसके सारे पीसीस की टोटल मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। इनिशियली टोटल मोमेंटम क्या था, यहां पर इंटरनल फोर्सेस थी, कुछ नहीं था, रेस्ट में बॉम्ब वहीं पर रखा हुआ था, तो टोटल मोमेंटम क्या था, 0। ठीक है, अब वो ऐसी डायरेक्शन में जाएंगी ना कि टोटल इस डायरेक्शन में एक वेक्टर गया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो टोटल जो उसका वेक्टर है वो क्या रहे, कंजर्व रहे। तो ऐसे 5 डायरेक्शन में अलग अलग मूव करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, मेन एप्लीकेशन ये है रिकॉइल ऑफ गन, ये कुछ एप्लीकेशंस, ये वाली रिकॉइल ऑफ गन आपको जरूर एग्जाम में पूछी जाती है जनरली, ऐसे आता है क्वेश्चन की एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग द रिकॉइल ऑफ गन, तो आपको रिकॉइल ऑफ गन बताना होगा। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट वो आगे हेल्प करेगा आपको, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces, that is equilibrium of concurrent forces। concurrent forces क्या होती हैं? concurrent forces देखो पहले ना समझो, जब किसी एक पॉइंट पे सारी फोर्स एक्ट कर रही हो उनको हम concurrent forces बोलते हैं। ठीक है, so what are concurrent forces? forces acting on same point of body is called concurrent forces। ठीक है, जब फोर्सेस सेम पॉइंट पे एक्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, concurrent forces बोलते हैं। क्लियर। अब सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक, यहां एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स एक्ट करी इस डायरेक्शन में, क्लियर, से F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पॉइंट पे, एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन में F2, क्लियर, और एक फोर्स लगी इससे अपोजिट डायरेक्शन में F3, क्लियर। एक ही पॉइंट पे 3 फोर्स लग रही हैं, 2 इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अगर इन दोनों का F1 और F2 अब ये वेक्टर हैं, इनका कुछ रिजल्टेंट होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का कुछ, यहां सपोज बीच में रिजल्टेंट आया, F1 और F2 का कुछ रिजल्टेंट आया। अगर इसका रिजल्टेंट ऐसा हो, F1 प्लस F2 जो भी रिजल्टेंट आया वो डिपेंड करेगा ये एंगल कितना है जो भी इनके बीच में, ठीक, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा, इतनी बात मानते हो, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा।
क्लियर। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा, अगर वो रिजल्टेंट F1 प्लस F2 इक्वल है F3 के, इक्वल है F3 के, या हम ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रही है F3, दैट शुड बी इक्वल टू दिस रिजल्टेंट। सो टोटल फोर्स 0 आएगा इस पे। क्लियर। अगर हम वेक्टर की बात करें तो F3 इधर लग रहा है और F1 और F2 उल्टी डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए हम माइनस साइन लिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, F3 F1 F3 इक्वल टू F1 प्लस F2, तो टोटल इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो ये पार्टिकल जैसे है वैसे ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। क्यों? कि इस पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस पार्टिकल पे, ये जो बॉडी है मास, इस पार्टिकल पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहना मतलब किसी भी बॉडी पे, ये मार्कर है, इस पे एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स यहां से, एक फोर्स यहां से, टोटल फोर्स क्या है? सपोज टोटल फोर्स का अगर सम है वो 0 है, नेट फोर्स का वेक्टर सम अगर 0 है, टोटल फोर्सेस का सम 0 है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब इसको अगर मैं एक साथ लिखूं F3 प्लस F1 प्लस F2, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अगर सारी फोर्सेस का सम, एक पॉइंट पे लगने वाला सम सारी फोर्सेस का 0 है, तो बॉडी कहां रहेगी? बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जहां है वहीं पर रहेगी, रेस्ट में है वैसे की वैसे रेस्ट पे रहेगी, इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि उस पे टोटल फोर्स 0 है। तो दो कंडीशन होती है, या तो फोर्स ही ना लगे बॉडी पे, ठीक है, या तो बॉडी पे फोर्स ही ना लगे, और अगर फोर्सेस लग रही हैं बहुत सारी तो उनका टोटल वेक्टर सम क्या है? अगर वो 0 के इक्वल है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये टोटल 0 के इक्वल है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर और इसका इधर, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो तीनों का टोटल 0 है, तो इक्विलिब्रियम में। अगर इक्वल, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, ऐसे समझो मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, आप 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मेरे को यहां से पुश कर रहा है, एक यहां से, एक पीछे से, मतलब पांचों डायरेक्शन में मुझे पुश कर रहे हैं। अगर मैं वहीं पर खड़ा हूं, मूव नहीं कर रहा सपोज, मतलब उसका क्या है कि जो टोटल फोर्स का वेक्टर सम है F1 F2 F3 F4 F5, टोटल 5 स्टूडेंट्स जो मुझे पुश कर रहे हैं, उनका जो वेक्टर सम है अगर वो 0 है, टोटल वेक्टर सम 0 है, तो मैं वहीं पर खड़ा रहूंगा। क्यों? टोटल उसका सम 0 है, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, टोटल वेक्टर सम क्या है? 0, तो मैं इक्विलिब्रियम में रहूंगा वहीं पर। दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर एक पॉइंट पे लगने वाली फोर्स सारी, उनका सम इक्वल है, तो वो बॉडी कैसी रहेगी? इक्विलिब्रियम में। दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। क्लियर? दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब ये फोर्स कितनी भी हो सकती है, तो 3 की बात करी, मतलब सपोज मेरे पास n फोर्सेस हैं, एक पार्टिकल पे बहुत सारी फोर्स लग रही हैं, तो अगर सारी फोर्सेस का सम 0 है, दैट मीन्स बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में वैसे डायरेक्ट कोई नहीं पूछने वाला आपसे ये थ्योरम, बट ये न्यूमेरिकल्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है, तो मैं इसको करा देता हूं आपको। सॉरी, इस थ्योरम का नाम लिखते हैं सबसे पहले। ये इसका नाम है लेमिज थ्योरम। लेमिज थ्योरम, ये वही कॉन्करेंट फोर्सेस पे बेस है। अगर मेरे पास 3 फोर्स हैं, F1 F2 F3, ठीक है, F2 F3 के बीच में, मतलब F1 के अपोजिट एंगल है कुछ अल्फा, F2 के अपोजिट कुछ एंगल है इन दोनों के बीच में F1 F3 में बीटा, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है गामा। ठीक है, सपोज F1 F2 F3 के बीच में कुछ एंगल्स हैं और तीनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो हम इन फोर्सेस को यहां से निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी कभी न्यूमेरिकल में ये फोर्सेस ऐसे आ गई, 2-3 फोर्सेस है, उसके बीच में एंगल पता है हमारे को, तो हम फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अगर एक फोर्स पता है तो दूसरी फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, F1 को एक इसका अलग से डायग्राम बनाते हैं। F1 तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये F3 है, ये F3 इसको यहां ले जाते हैं, ये F3 को हम यहां ले आए, नीचे लग रही है ना, तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं, यहां पर
इसको वेक्टर ऐसे कैसे यहाँ ले जा सकता हूँ F3, क्लियर। और ये F2 है, इसको मैं ऐसे कैसे यहाँ ले गया, मतलब ये वाला F2 यहाँ आ गया, ये वाला F3 यहाँ आ गया, तो ये F2 कहाँ आ जाएगा, ये एरो यहाँ, ये F3 यहाँ, क्लियर। अब इसमें एंगल कैसे डिफाइन करें, ये F1, ये F2, ये F3। अब आप देखो F1 और F3 के बीच में कितना एंगल था, बीटा एंगल था F1 और F3 के बीच में। F1 और F3 के बीच में कितना एंगल था, बीटा एंगल था। यहाँ पर ये ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ बीटा ही रहेगा, ये जो एंगल है ये बीटा ही रहेगा। F1 ये ऐसे कैसे F3 यहाँ चला गया, बट ये एंगल तो सेम रहा ना यहीं पर, बीटा, क्लियर। ये F1 है और F1 और F2 के बीच में गामा एंगल है, ये F2 यहाँ चला गया, ये गामा एंगल तो सेम रहा, तो ये मेरे पास क्या है, गामा एंगल है। ऐसे ही F2 और F3, F2 यहाँ चला गया, F3 यहाँ चला गया, तो इसके बीच में क्या है, अल्फा एंगल है मेरे पास, तो ये अल्फा एंगल तो है, ये तो यहीं पर, क्लियर। F1 F2 F3 बस मैंने इसको अरेंज कर दिया एक ट्राइंगल में, क्लियर। अब ये बीटा है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस पाई माइनस बीटा लिख सकता हूं, ये पूरा 180 डिग्री है पाई, ये बीटा है तो ये पाई माइनस बीटा, सेम दिस इज पाई माइनस गामा, दिस इज पाई माइनस अल्फा, क्लियर। इंटरनल एंगल लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइंस इन ट्रायंगल, सपोज दिस इज ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें लॉ ऑफ साइंस लगाना है। अब आपको नहीं जानना लॉ ऑफ साइंस कहां से आया क्या, बस लाइन लॉ ऑफ साइंस होता क्या है, लॉ ऑफ साइन मतलब साइन ऑफ एंगल, मतलब F1 जो ये F1 फोर्स है, दे फोर्स डिवाइड बाय इसके ऑपोजिट वाला एंगल लिखते हैं, F1 डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, ये फोर्स F1 और इसके ऑपोजिट एंगल, ऐसे ये F2 और इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल टू F2 डिवाइड बाय साइन पाई माइनस बीटा इक्वल टू F3, ये है F3 इसके अपोजिट एंगल साइन पाई माइनस गामा, क्लियर। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो F1 बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। दिस इज लेमिस थ्योरम। ये साइन पाई माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा पाई माइनस बीटा साइन बीटा गामा, ये क्या है, लेमिस थ्योरम है, क्लियर। रेशियो ऑफ फोर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्सेस, फोर्स और उसके ऑपोजिट बना साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, इनका प्रोपोर्शन क्या है, इक्वल है। तो कभी भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली आता है कि एक बॉडी है, इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, क्लियर। कुछ भी आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें भी कभी ये यूज हो सकता है कॉन्करेंट फोर्सेस में। तो आपको अगर ये फोर्स पता है F1 F2 निकालनी है, F1 F3 पता है, तो आपको पता है दिस बाय साइन अल्फा एंगल पता होगा, तो आप इनमें से इन दोनों को इक्वल करके F2 फोर्स निकाल सकते हो, एंगल्स पता होंगे, इन दोनों को इक्वल करके F3 फोर्स निकाल सकते हो। तो ये बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको करने का तरीका है ये लैमिस थ्योरम, क्लियर। सो कॉन्करेंट फोर्सेस के ऊपर बेस है लैमिस थ्योरम, और आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसकी एप्लीकेशन रिकॉइल ऑफ गन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। So this is all about today. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.